एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है हमारे पास वेव्स के लिए, वो है जी डॉपलर इफेक्ट। ये जो जॉन डॉपलर ने ये फर्स्ट टाइम ये जो है ये स्टार्स के लिए ये ऑब्जर्व किया था। उसके बाद इसको सिंप्लिसिटी के लिए उसने साउंड वेव्स पे अप्लाई किया और इसकी जो है ना इसके रिजल्ट जो है वो डेवलप किए। अब डॉपलर इफेक्ट सिंपली है क्या कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिलेटिवली मूव कर रहे हों, यानी कि एक हमारे पास सोर्स है जो कि वेव को जनरेट कर रहा है, एक हमारे पास ऑब्जर्वर है जो उस वेव को ऑब्जर्व कर रहा है, अगर उनमें रिलेटिव मोशन हो तो उस रिलेटिव मोशन की वजह से ऑब्जर्वर जो फ्रिक्वेंसी नोट करेगा उस सोर्स की वो चेंज हो सकती है सोर्स और ऑब्जर्वर की मोशन के लिहाज से। अब इसमें हमारे पास कुछ केसेस हैं, जैसे कि जी एक केस है कि अगर हमारा ऑब्जर्वर जो है वो एक रेस्ट पे पड़े हुए सोर्स के करीब की तरफ जा रहा है, यानी कि ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? तो जो फ्रीक्वेंसी जो है वो इस ऑब्जर्वर की, जो कि ए ऑब्जर्वर है, वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई वी इंटू एफ। यहाँ पर जो v नॉट है वो हमारे ऑब्जर्वर की स्पीड है जिस स्पीड के साथ वो स्टेशनरी सोर्स की तरफ जा रहा है, और v जो है वो स्पीड ऑफ वेव है या स्पीड ऑफ साउंड है जिसके साथ जो है वो जो वेव है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है। अब क्योंकि ये अगर आप दोनों की डायरेक्शन देखें, ऑब्जर्वर की डायरेक्शन और हमारी जो है जो वेव है उसकी डायरेक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। और अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हुए जो फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी उसे हमने डिफाइन किया जी एफ ए से। तो एफ ए जो है वो लाजमी तौर पर f से ज़्यादा है। f जो है वो उस वक्त फ्रिक्वेंसी है जब ऑब्जेक्ट और सोर्स हमारा और ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे था। f जो है वो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है कि जी ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है और सोर्स भी रेस्ट पे है। लेकिन fa जो है ये तब की फ्रिक्वेंसी है जब ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। fa लाजमी तौर पर ज़्यादा होगा क्योंकि जो हमारे पास v प्लस वी नॉट वाला फैक्टर है वो ज़्यादा है और v जो है वो कम है। तो क्योंकि अपर वैल्यू जो है वो हमारे पास वो ज़्यादा है तो इस वजह से एफ ए ज़्यादा होगा एफ से, यानी कि जब भी हमारा ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करेगा स्टेशनरी सोर्स की तरफ, तो उसके वो जो फ्रिक्वेंसी सुनेगा साउंड की वो हमेशा नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हमारा ऑब्जर्वर जो है वो पास आउट कर रहा हो सोर्स से, उसे आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जा रहा हो, तो तब जो है अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास एफ बी होगी। अब ये हमारा ऑब्जर्वर बी है और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये लाजमी तौर पर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से कम होगी क्योंकि जो इसमें जो हमारे पास v माइनस वी नॉट है वो वैल्यू स्मॉल होगी और v जो है वो हमारे पास वैल्यू ज़्यादा है। इसी तरह से हमारे पास और केसेस हैं कि जी हम नॉर्मली इस केस को स्टडी करने से पहले जो है ना आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा हमारे पास दो ऑब्जर्वर्स हैं, एक सी ऑब्जर्वर है और एक डी ऑब्जर्वर है। सी ऑब्जर्वर जो है वहां तक जो साउंड जो है वो पहुंच रही है, एक जो है व्हीकल जो है वो साउंड जनरेट कर रही है, उसकी साउंड जो है वो सी ऑब्जर्वर तक भी जा रही है, वो डी ऑब्जर्वर तक भी जा रही हैं। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है इस वक्त वो रेस्ट पे है, ये ए डायग्राम में सी भी रेस्ट पर है, डी भी रेस्ट पर है और हमारा जो सोर्स है वो भी रेस्ट पे है। तो जो वेव्स जो सी और डी तक करस्पॉन्ड कर रही हैं उनकी जो वेवलेंथ है उसको हम कैलकुलेट करेंगे वी ओवर एफ से। सिंपल जो स्पीड है साउंड की वेव की उसको आप डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी पे तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। लेकिन सेकंड केस में जो है आप बी में देखते हैं डायग्राम में कि हमारा जो सोर्स है अब उसने मूव करना शुरू कर दिया है ऑब्जर्वर सी की तरफ। अब जब वो ऑब्जर्वर सी की तरफ जा रहा है तो वो डी से अवे होता चला जाएगा। अब सेम वही वेव्स जो स्टेशनरी सोर्स जनरेट कर रहा था, सेम नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो सोर्स और सी के दरमियान एग्जिस्ट करेंगी। अब डिस्टेंस क्योंकि सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान कम होता चला जा रहा है तो उस रीजन में वेवलेंथ भी कम होती चली जाएगी, जबकि जो डिस्टेंस है डी और सोर्स के दरमियान वो बढ़ता चला जा रहा है तो जो नंबर ऑफ वेवलेंथ है वो उस रीजन में जो है वो जो वेव की जो वेवलेंथ है उसकी जो लेंथ है उस रीजन में ज्यादा होती चली जाएगी। तो जो सी ऑब्जर्वर जो है जो आवाज या वो जो साउंड है या जो वेव ऑब्जर्व करेगा उसकी वेवलेंथ जो है वो पहले से नॉर्मल वेवलेंथ जो कि लैम्डा थी उससे कम होगी। और इससे
हम जो है वो लैम्डा सी यानी कि जो सी ऑब्जर्वर के लिए वेवलेंथ उसे हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा जो है वो हमारे पास जो है वो डॉपलर शिफ्ट है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं सोर्स की स्पीड्स को अगर आप फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो हमारे पास डॉपलर शिफ्ट आ जाएगी। तो अगर सोर्स रेस्ट पे है तो डॉपलर शिफ्ट 0 होगी, और अगर सोर्स मूव कर रहा है तो डॉपलर शिफ्ट को उसकी स्पीड और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते यूज करते हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एफ सी जो है वो कैलकुलेट की जाएगी v डिवाइड बाई v माइनस वी एस सोर्स की स्पीड है, यहाँ पर f जो है वो हमारे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। एफ सी जो है वो लाजमी तौर पर ज़्यादा होगी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है उसमें वैल्यू जो है हमारे पास स्मॉल है। इस तरह से जो d है उसके लिए वेवलेंथ बढ़ रही, जितनी वेवलेंथ जो है वो c के लिए कम हो रही है उतनी ही वेवलेंथ वो जो डॉपलर शिफ्ट है वो d के लिए ज़्यादा हो रही है। तो हम अगर d के लिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आएगा जी v डिवाइड बाई v प्लस वी एस इंटू f, और ये जो फ्रीक्वेंसी है एफ डी जो है ये कम होगी क्योंकि इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है v प्लस एस वो ज़्यादा है। यानी कि जब कोई सोर्स जो है वो किसी ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो वो जो ऑब्जर्वर है वो एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड, वो जो वेव या साउंड की जो वो साउंड जो है वो सुनेगा। इस तरह से अगर हमारा जो सोर्स है वो एक ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो वो जो हमारा ऑब्जर्वर है वो लाजमी तौर पर एक ऐसी आवाज़ सुनेगा या ऐसी वेव को ऑब्जर्व करेगा जिसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। डॉपलर इफेक्ट की आम जिंदगी में बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से कुछ जो है जिनका जिक्र करना चाहेंगे कि जी सबसे पहली एप्लीकेशन है जी रडार सिस्टम में। तो रडार सिस्टम में हम जो है वो एरोप्लेन्स की जो पोजीशन है, उनकी जो लोकेशन है, उनकी जो स्पीड है वो हमारी तरफ आ रहे हैं, हम हमसे दूर जा रहे हैं, ये सब चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उनकी एक्यूरेट पोजीशन को डिटरमिन किया जा सकता है रडार सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए। इसमें हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये एरोप्लेन तक सेंड की जाती हैं, वो एरोप्लेन से जो है वो बाउंस बैक होकर वापस आती हैं, जो और ये जो दोनों वेव जो आउटवर्ड गई थी और जो वापस आई हैं उन दोनों की जो वेवलेंथ में उनकी जो फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करते हुए हम उनकी पोजीशन और स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सोनार जो है उसमें वो हम यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास जो है नॉर्मली हम अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है सोनार जो है वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसमें जो है वो अंडर वाटर जो है सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए या जो है वो हमारे पास जो है वो माइंस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम सोनार से जो है वो जो डेप्थ है किसी भी सी की वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सोनार जो है वो मुख्तलिफ और भी जानवर जो है कुछ एनिमल्स भी यूज़ करते हैं जो है ना अपनी पोजीशन को लोकेट करने के लिए। फिश जो है डॉल्फिन्स भी यूज़ करती हैं इसे जो है ना अपने जो है ना अपनी खुराक को तलाश करने के लिए। इसके अलावा हमारे जो एस्ट्रोनॉमी जो है, एस्ट्रोनॉमी में हम डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करते हैं मुख्तलिफ गैलेक्सीज और स्टार्स की पोजीशन और उनकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कैलकुलेट करने के लिए कि जी जैसे कि जी हमारे पास रेड शिफ्ट है, हमारे पास ब्लू शिफ्ट है। अब रेड शिफ्ट से क्या मुराद है कि जी अगर कोई गैलेक्सी और स्टार जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपके रिस्पेक्ट से यानी कि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो है अगर वो अवे जा रहा होगा तो जो लाइट आप तक पहुंचेगी वो लाजमी तौर पर जो है वो हायर वेवलेंथ में होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। उसे हम रेड जो है ना शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि जो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, नियरली 700 नैनोमीटर के करीब। तो जी उसमें हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा महसूस होती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो कम ऑब्जर्व होती है। यानी कि ऑब्जेक्ट जब दूर जा रहा होगा हमारा जो सोर्स है ऑब्जर्वर के लिहाज से तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और जो रेड कलर है उसकी जो है विजिबल पोर्शन में वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। जबकि जो ब्लू शिफ्ट है उसमें हमारे पास अगर कोई गैलेक्सी और स्टार जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा हो तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ऑब्जर्व होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ऑब्जर्व होने का मतलब है जी वेवलेंथ जो है वो कम होगी। अब वेवलेंथ कम होगी तो जो हमारे पास स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है विजिबल में वो हमारे पास ब्लू कलर है, नियरली जो है ये हमारे पास नियरली जो है 400 नैनोमीटर के करीब। तो जी हमारे पास रेड शिफ्ट उस वक्त आएगी जब हमारे पास स्टार्स और गैलेक्सी जो हैं वो ज़मीन से दूर जा रही हों, और ब्लू शिफ्ट उस वक्त आएगी जब कोई स्टार या गैलेक्सी जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं जो कि ज़मीन की तरफ मूव कर रही है।
नेक्स्ट है जी इसकी हमारे पास डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन जी। हम रडार स्पीड ट्रैप, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो कि मूव कर रहे हैं उनकी स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है मोटरवे या हाईवेज के ऊपर जो है वो जो है पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो स्पीड की डिटेक्शन के लिए जो कैमरा यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक कैमरा, उसको हम स्पीड ट्रैप कैमरास कहते हैं, जिससे जो है वो जो मुख्तलिफ कार जो व्हीकल्स जो मूव कर रहे हैं उनकी स्पीड की जो है कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। कुछ एमसीक्यूज हैं जी इस डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड। इन डॉपलर इफेक्ट when observer moves towards source then perceived frequency, जब एक ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व होगी वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, सेम रहेगी। तो जी ए ऑप्शन ठीक है जी, इन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड एमसीक्यू है जी, इफ अ ट्रेन इज अप्रोचिंग अ स्टेशन एट 90 किलोमीटर पर आवर साउंडिंग अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, then what will be the Doppler shift if the speed of the sound in air is 332 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपसे डॉपलर शिफ्ट पूछी गई है। आपसे ये नहीं पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। डॉपलर शिफ्ट सिंपली किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स वेव। तो जी हमारे पास जो स्पीड ऑफ सोर्स है वो हमारे पास है जी ट्रेन की स्पीड, वो है जी 90 किलोमीटर पर आवर। अब 90 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसके लिए एक सिंपल रूल मैं आपको बताता चलूं कि 36 किलोमीटर पर आवर जो है ये 10 मीटर पर सेकंड को कोरिस्पॉन्ड करता है। 36 प्लस 36 ये हमारे पास 72 हो गया, 72 प्लस 18 जो है ये हमारे पास हो गया जी 90। तो अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में विदाउट कैलकुलेशन करूं तो ये हमारे पास 10 प्लस 5 होगा, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। 90 किलोमीटर पर आवर जो है ये 25 मीटर पर सेकंड को कोरिस्पॉन्ड करता है। और ये हमारे पास स्पीड आ गई। आपने इसको डिवाइड कर देना है फ्रीक्वेंसी से जो कि है जी 100 हर्ट्ज। तो 25 को अगर आप 100 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 0.25 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो जी इसके लिए हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। थैंक यू वेरी मच।